नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृषि के इतिहास को समझेंगे कि कृषि की शुरुआत कब हुई और कृषि की शुरुआत किसने की। जिस कृषि को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती का नाम दिया गया था, क्या वो हमारे भारत में पहले से अवेलेबल थी या हमें नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा? और वो खेती हमारे देश में कब से बंद हो गई? आज हम कुछ तथ्यों के माध्यम से इसी को समझेंगे और हम अपने करियर को भी जानेंगे कि जब-जब इवोल्यूशन हुआ है, यानी कुछ नया हुआ है, एक क्रांति आई है, एक रिवॉल्यूशन आया है, तो वहाँ पे कैसे-कैसे चेंज हुई है और किस चीज़ की आवश्यकता थी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग अपने आप बदल गए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवों की उत्पत्ति जल से हुई, यानी कि पानी में रहने वाले जीव सबसे पहले आए, सबसे पहले पैदा हुए। और हमारे पुराणों की दशावतार थ्योरी, विष्णु की दशावतार थ्योरी भी यही बताती है कि जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जल में जीव अभी भी हैं, पहले भी थे, लेकिन जल से बहुत सारे जीव बाहर आ गए। वो कैसे आए? या तो उन्हें वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा या तो हवा ख़त्म हो गई होगी। और सारी दुनिया में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनकी 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं। एक हवा यानी साँस लेना, दूसरा भोजन और तीसरा है सेक्स। तो इन तीनों चीज़ों की कमी अगर हुई होगी तभी जो जीव थे वो जल से निकल के कहाँ आ गए? पृथ्वी पे आ गए। यानी उनको क्या हो गई? आवश्यकता हो गई, नीड हो गई। तो करियर की लाइफ में तो यही है, अगर हमें कुछ चाहिए और हम नीड नीड होती है, आवश्यकता होती है और हम किसी बात से प्रेरित होते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी नीड नहीं होती है, तो हम कभी भी करियर में ग्रोथ नहीं कर सकते। जब तक नीड है, तभी तक करियर है। पहले तो जल से निकलने के बाद रेंगने वाले जीव आए, जो पृथ्वी पर रेंगते थे। ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई, लेकिन उनकी स्पीड क्या थी? कम थी। भोजन पृथ्वी पे भी मिलना कम हुआ होगा, तो उनमें क्या उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या आ गए? पैर आ गए। और पैर कैसे आए? छोटे-छोटे पैर आए। तो जो कछुए जैसे जीव होते हैं, मगरमच्छ जैसे जीव होते हैं, उनके पैर जो है बहुत छोटे होते हैं और उनकी पानी में स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन धरती पे उनकी स्पीड कम होती है, तो ऐसे जीव उत्पन्न हो गए। लेकिन जब इस स्पीड में भी लोगों को भोजन मिलना कम हो गया, तो जानवरों के पैर उन्होंने कोशिश किया और जानवरों के पैर बड़े होने चालू हो गए और बड़े बड़े पैर वाले जानवर पैदा हो गए, जैसे कि हिरन, शेर, ऐसे जानवर पैदा होना चालू हो गए। जब जानवर 4 पैरों वाले हो गए और उनके पैर भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और उनको पृथ्वी पर भोजन मिलना कम हो गया, तो वो पेड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने पेड़ों पे चढ़ने के लिए अपने आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर दोनों का सहारा लिया। लेकिन पेड़ों पे भी भोजन की कमी होने लगी और जीव हाथों का ज़्यादा यूज़ करने लगे, यानी वो खड़े होना स्टार्ट कर दिए। खड़े होने के बाद में जब धीरे-धीरे खड़े होने लगे, तो क्या वहाँ पे एक नई रिवॉल्यूशन आई और ये अपने मानव जो अपने पूर्वज थे, जस्ट अपने पूर्वज थे, यानी कि वानर, उनके हाथ खाली होना चालू हो गए। जब हाथ खाली होना चालू हुए, तभी एक बड़ी क्रांति आई और एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया और इन हाथों ने, जो अपने आगे के हाथ थे, इन हाथों ने बड़े-बड़े काम करना चालू कर दिए। पूरा पाषाण काल में आदमियों ने क्या किया? पत्थर काटने चालू किए, यानी पत्थर को रगड़ना, या जब हाथ खाली हो गए, आदमी खाली हो गया, तो उन्होंने पत्थरों को काटना चालू कर दिया। पत्थर काटे तो क्या, जब नुकीले पत्थर को काटना चालू किए, नुकीले पत्थरों को बना दिया और पत्थरों को रगड़ के उन्होंने आग भी पैदा कर दी और यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण काल, यानी न्योलिथिक एज। और इसी एज से 10 से 12,000 ईसा पूर्व से ही कृषि का विकास हुआ। तो ऐसा समझिए कि कृषि का विकास पहले नहीं हुआ, पहले पौधे नहीं आए, सबसे पहले आए औजार, यानी कि यंत्र। अगर यंत्र नहीं है, अब अगर आपके पास खोदने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप खेती कैसे करेंगे? उसके बिना तो खेती पॉसिबल है नहीं।
तो यंत्र पहले आया, खेती बाद में आई। उससे पहले आदमी लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करके उनका संग्रह करते थे और भोजन ग्रहण करते थे। आग का उत्पादन हो गया, आग उत्पादन होने से जंगलों में कई जगह आग लग गई। आग लगने की वजह से जंगल वहाँ पे खत्म हो गए और लोग विस्थापित भी करने लगे। कुछ दिन बाद वहाँ पे दोबारा से घास उगने लगी। आदमी शिकार तो करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जानवर भी कम होने लगे जिनका वो शिकार करते थे और खाते थे, और जानवरों को संग्रह करते थे और भोजन के रूप में कई दिनों तक यूज करते थे। आज भी ऐसी परंपराएं बहुत सारी जगह हैं, पहाड़ी वाले इलाके में, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परंपराएं हैं जहाँ पर क्या करते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और जानवरों को रख लेते हैं और कई दिनों तक खाते रहते हैं। तो यही प्रथाएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा होती चली गई और आज भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएं। तो हमें जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं को जिंदा करना है और इन त्योहारों को हमें मनाते रहना है। इससे हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा भी मिल सकता है। जब जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज के दिनों में भी जानवरों का शिकार किया जाए तो बहुत मुश्किल होता है उनको बचाना, उनको प्रिजर्व करना। तो यहीं से एक नई रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, न्योलिथिक एज आया और एक नई क्रांति आई। नई क्रांति में क्या हुआ, ये नई क्रांति कौन लेके आया, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। शिकार जो था वो तो आदमी करते थे। पुराने ज़माने में शिकार जो था आदमी करते थे, लेकिन महिलाएं क्या करती थीं, जंगलों में जाके लकड़ियाँ इकट्ठा करती थीं और भोजन भी, जो खाने वाले पौधे थे उनको भोजन की पहचान भी करती थीं। जो औरतें होती हैं यानी जो लेडीज होती हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो लगभग 240 से 250 कलर तक पहचान सकती हैं। तो उनमें जो बारीकी से काम करने की प्रतिभा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उनके कंपैरिजन में जो आदमी होते हैं वो उनकी आंखें केवल 50 कलर को ही पहचान सकती हैं। तो ये औरतें ही सबसे पहले जंगलों से भोजन को इकट्ठा करना चालू किया। तो अगर खेती में अगर माने तो औरतों का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। औरतों ने ही खेती प्रारंभ किया, ऐसा मान सकते हैं। और आज के दिनों में ही बहुत सारे समाजों में औरतों से ही पहला सीड जो होता है, उत्पादन के लिए जो पहला सीड यूज किया जाता है वो औरतों से ही करवाया जाता है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी भारत देश की परंपरा है। इन औरतों ने क्या किया, ये जहाँ पानी होता था, अब आदमी अगर खाना खाएगा तो उसको पानी की भी ज़रूरत होगी, तो लगभग लगभग ये लोग क्या करते थे कि पानी के किनारे ही रहते थे। जो जानवर होते थे वो भी इन्हीं पानी के किनारे शिकार करने आते थे। इन महिलाओं ने क्या किया, कुछ कंद और कुछ घासें, मतलब जो जानवर थे उनको लालच देने के लिए वहाँ पे लगा दी, और जैसे ही आते थे उन पे झपट पड़ते थे। तो खेती की कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत हुई और जो बीज इकट्ठा कर दी की थी वहीं से लगाना चालू कर दिया। तो खेती में महिलाओं का ही मेन योगदान है, महिलाओं ने ही खेती चालू की है और महिलाओं की वजह से परंपरागत जो खेती है इन्होंने ही पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी कृषि के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और अथर्ववेद में खाद के बारे में बताया गया है, वहाँ भी कुछ बेसिक वर्णन किया गया है। तो ये हमारी खेती जो थे पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने बच्चे को बताते थे, फिर वो अपने बच्चे को बताते थे। इसी तरीके से खेती जो है आगे बढ़ती गई और 1960 तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद में ये खेती लगातार जारी रही और हम लोग उसी तरीके से खेती करते रहे। 1960 के बाद में जो है एक हरित क्रांति आई जो कि खेती में बहुत बड़े बदलाव लाए। खेती की उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन उनकी क्वालिटी गिर गई और इनसे हमारे बच्चे बीमार होना चालू हो गए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने बच्चों के लिए, कम से कम जो थोड़ी खेती हो सकती है अपने बच्चों के लिए, ये परंपरागत जो खेती थी जिसको आज अमेरिका, इंग्लैंड और ये कनाडा जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऑर्गेनिक खेती का नाम दे रहे हैं, यानी कि जैविक खेती का नाम दे रहे हैं, वो खेती करें। और उस खेती में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो केवल खेती यूरिया ना डालने की वजह से छोटी हो रही थी। उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो खेती हमारी क्यों नहीं हो पा रही थी, वो खेती किस चीज़ पे डिपेंडेंट थी। वो हमारी मिट्टी की प्रॉब्लम थी या वर्षा की प्रॉब्लम थी या किस चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो मेरा मानना है कि अगर किसान अपने बच्चों के लिए ये वाली जो जैविक खेती है अपने बच्चों के लिए अगर करेंगे
तो 10 में से 7 बच्चों को क्वालिटी वाला भोजन मिल जाएगा और हमारे देश के बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और खेती में क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही थी पुराने समय में, क्या वो तथ्य सही थे, क्या वो तथ्य गलत थे, अगर हम खेती करेंगे तो हमको कहाँ-कहाँ पे नुकसान होगा, इस तथ्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।